नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने खिलजी वंश के बारे में देख चुका था। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश के बारे में देखेंगे। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का तुगलक वंश। क्या है? तुगलक वंश। अलाउद्दीन के सेनापति में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक कोई दूसरे नाम से क्या जाना जाता था? गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था, जो कि तुगलक वंश का प्रथम शासक था। क्या था? तुगलक वंश का प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि उसने तुगलक वंश का स्थापना किया। तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक। गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक कौन था? तो अलाउद्दीन के एक सेनापति थे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि उसकी माता जो थी वो हिंदू जाट महिला थी तथा पिता जो थे उनके एक तुर्क थे। कौन थे? तुर्क का था और उसकी माता जाट महिला थी। और जो उसके पिताजी थे वो किसके दास थे? बलबन के दास थे। वो बलबन का दास था। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्ययन किया था। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसने जब अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारे अभियान कर रहे थे तो उसके अभियानों में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उस अभियानों की अध्यक्षता भी किया था, अध्यक्ष भी था उस अभियान का। उसे गयासुद्दीन तुगलक को अलाउद्दीन खिलजी ने दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया था। और 29 अवसरों पर उसने मंगोल के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा। इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से भी क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था। मलिक उल गाजी के नाम से भी वह प्रसिद्ध हुआ था। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था 8 सितंबर 1326 ईस्वी को। अब आपसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के अंदर दिल्ली के सिंहासन पे कब बैठा था? तो 5 सितंबर 1320 ईस्वी में। या फिर वहाँ पे केवल ईस्वी दिया रहेगा 1320, 1325, 1321, 1319, तो आपको 1320 लगाना है। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या फिर गाजी तुगलक भी था। गाजी तुगलक या फिर गाजी बेग तुगलक। मैं इसे दूसरे कलर से कर देता हूँ, आप देखिए। तो गाजी तुगलक या फिर गाजी बेग तुगलक नाम था उसका। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को, यहाँ पे उत्तराधिकारियों जो भी उसके उत्तराधिकारी बने, उन सारे को किस नाम से पुकारा जाने लगा? तुगलक पुकारा जाने लगा। और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। ठीक है। फिर गयासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से घटा करके 1/3 भाग लेने लगा। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि भूमि कर का 50% क्या करता था? कर के रूप में लेता था। लेकिन पहले वाले जो कर था, पैदावार का 1/5 हिस्सा के बदले अब उसने 1/3 भाग वसूल किया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद और क्या हुआ कि आवश्यकता अनुसार अकाल का स्थिति आया तो भूमि कर को उसने समाप्त कर दिया, मतलब कि माफ़ कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक के समय में नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन हुई थी। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने घरी कर और चराई कर लिया था, लेकिन यहाँ पे किस प्रथा का प्रचलन हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक के समय में नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में रही थी। फिर उसके बाद अगला है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका कि शासनकाल कब से कब था? 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक था। सर्वाधिक विद्वान भी थे उससे और शिक्षित भी थे। तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक बुद्धिमान और शिक्षित शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। वो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विद्या के बारे में भी उन्हें बहुत सारा ज्ञान था और अनेक विद्याओं में भी वो निपुण थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के उन्नति के लिए एक नए विभाग, अब वहाँ पे देखिए उसने राजस्व एवं कर वसूली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विभाग का स्थापना किया था जिसका नाम था दीवान मुस्तखराज।
उसी प्रकार यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए, किसके लिए, कृषि के उन्नति के लिए उसने एक नए विभाग का स्थापना किया जिसका नाम क्या है, दीवान ए अमीर अ कोही। दीवान ए अमीर अ कोही एक अलग विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, जो किसके लिए था, कृषि की उन्नति के लिए बनाया गया था। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन करना। तो इसका मेन उद्देश्य, मेन पर्पस क्या था, तो मेन पर्पस यही था कि अधिक से अधिक भूमि को कृषि कार्य में लाना है। 60 वर्ग मील की भूमि पर एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया था। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेरफेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की जाने लगी। मतलब कई तरह के फसलों का पैदावार बढ़ाना उसने शुरू कर दिया। बेसिकली उसने कृषि की उन्नति के लिए ही एक विभाग का स्थापना किया था। वो क्या था, अमीर अ कोही। क्वेश्चन में अमीर ए कोही दे करके भी पूछा जाता है या फिर पूरा दे सकता है, दीवान ए अमीर अ कोही। तो अमीर अ कोही भी आपको याद रखना है, दीवान ए अमीर अ कोही भी आपको याद रखना है। फिर आगे लिखा हुआ है कि मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या फिर देवगिरी ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने अपना राजधानी दिल्ली से कहाँ पे शिफ्ट किया था, दौलताबाद या फिर देवगिरी। तो ये आपको याद रखना है, दिल्ली से कहाँ स्थापित किया था, दौलताबाद या फिर उसको हम लोग देवगिरी कहते हैं। अब आगे लिखा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ला अलाई, अल सुल्तान जिल्ला इलाई या फिर ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्के को इब्न बतूता द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई थी। यहाँ पे जो इब्न बतूता है उसने ये बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो सोने के सिक्के थे, जो उसने सोने के सिक्के जारी किए थे, उसे इब्न बतूता ने दिनार की संज्ञा दी। अब फिर नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बरनी मोहम्मद बिन तुगलक। बरनी जो है मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। उनमें से 5 योजनाएं क्या क्या है वो हम लोग एक बार सरसरी निगाह में देख लेते हैं। तो पहला उनका है कि दोआब में कर की वृद्धि। क्या किया था उसने, दोआब में कर का वृद्धि किया था। फिर देवगिरी को राजधानी बनाया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी दिल्ली से कहाँ पे शिफ्ट किया था, दौलताबाद या फिर देवगिरी, दोनों एक ही है। फिर उसके बाद है कि सांकेतिक मुद्रा जारी किया था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाले शासक का नाम बताइए। तो सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाले शासक का क्या नाम है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। खुरासान पर आक्रमण और कराचील की और अभियान। क्या किया था उसने, खुरासान पर आक्रमण किया था और कराचील की ओर अभियान किया था। अब ये तो बरनी के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो 5 योजनाओं था उनके बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। लेकिन इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के को क्या कहा था, दिनार कहा था। इब्न बतूता के बारे में एक बार हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, उनके बारे में भी जानते हैं। इब्न बतूता 1333 से 1347 ईस्वी में मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। अब पूछा जाएगा कि इब्न बतूता कहाँ का था, तो अफ्रीकी यात्री था। कहाँ का था, वो अफ्रीका से था। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 1351, मैंने अभी बताया आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल था वो क्या था, 1325 से 1351 ईस्वी तक। उसी के समकालीन वो कहाँ आए थे, भारत में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को क्या नियुक्त किया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया था। तो जब वो भारत आए थे तो उस समय उसे दिल्ली का काजी बनाया था, लेकिन 1342 ईस्वी में उसे कहाँ भेजा गया था, चीन भेजा गया था सुल्तान का राजदूत बना करके। इब्न बतूता ने जो किताब लिखा या फिर अपने यात्रा के वृतांत के बारे में लिखा है वो किस में लिखा है, उल रहला नामक पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था,
अब देखिए डाक व्यवस्था उसी समय चालू हो चुका, तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत, इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाक विस्तार हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। आगे लिखा हुआ है कि दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था, अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं था, उसने कभी भी हिंदुओं के त्यौहार में भाग नहीं लिया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसे शासक थे दिल्ली सल्तनत के अंदर, उसने क्या किया, हिंदुओं के त्यौहारों में मुख्यतः होली में भाग लिया था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को, गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था, जिसके कारण बर्नी ने, किसने, बर्नी ने उसके 5 मुख्य योजनाओं का उल्लेख किया था। और बर्नी ने क्या कहा था मोहम्मद बिन तुगलक को कि उसकी कटु आलोचना की थी, और ऐसे व्यक्ति को, जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो ये हिंदुओं के प्रति होली में भाग लेना, हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेना, गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को सरकारी पदों पर नियुक्त करना, उन सब चीज़ों के बारे में उनका आलोचना करते हुए बर्नी ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को छिछोरा, माली, चुलाहा, नाई, रसोइया आदि कहा जाता है। 20 मार्च 1391 ईस्वी को, 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो गया था। तो ये बात ध्यान में रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु कब हुआ था, 20 मार्च। कब हुआ था मेरे दोस्त, 20 मार्च को मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो गया था, ये बात ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि उसके निधन पर बदायन यूनी ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये बात किसने लिखा था, बदायन यूनी ने लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बदायन यूनी, ये पूरा सेंटेंस है जो किसने बोला था, बदायन यूनी ने बोला था। अब आगे क्या है, तो मैंने यहाँ तक बताया सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिर आगे लिखा है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक, जब मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो गया तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश का शासक कौन बना था, फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुल उपकार के कार्य किए, मतलब कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जो भी सामान्य लोग थे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपकार किया था। नियुक्ति के लिए दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस सेंटेंस से मेरे दोस्त कि उसने क्या किया था कि नियुक्ति के लिए एक दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी तरह जांच पड़ताल करके क्या किया था, उसने यथासंभव नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या, सबसे बड़ा बात है बेकारी की समस्या, तो बेरोजगारी को दूर करने वाला पहला शासक कौन था, फ़िरोज़ शाह तुगलक। अब आगे है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। अब जो भी धार्मिक लोग थे, जो भी संत महात्मा थे, उनको क्या देते थे, वो बहुत ज़्यादा संपत्ति, अपने तरफ से संपत्ति और बहुत ही ज़्यादा दान दिया करते थे। उसने एक विभाग, उसका नाम क्या था, दीवान खैरात, खैरात का मतलब होता है मुफ्त की चीज़ें, स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्री एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था कराता था। जो मुसलमान लोग थे वो राज्य के खर्च पर ही कहाँ जाते थे, हज पर जाते थे। फिर उसके बाद लिखा है कि पहला भारतीय शासक फ़िरोज़ शाह तुगलक था जिसने क्या किया था, राज्य के खर्च पर ही
मुसलमानों को हज पर ले जाने का व्यवस्था किया था। उसने उसने दारुल सफ़ा, ये 2 वर्ड ही लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है इसे 3 वर्ड बना जाता है। दार उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी। खैराती अस्पताल जहाँ पे मुफ्त इलाज हो सके का स्थापना किया था उसने। और उसमें कुशल हकीम, हकीम का मतलब होता है डॉक्टर, और उसने कुशल डॉक्टर को, मतलब जो अच्छे डॉक्टर हैं, उसका वहाँ पे नियुक्ति किया। फिरोज़ शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक़ था। देखिए, उसे दास रखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। तो उसके दरबार में उसके दरबार में दासों की संख्या कितनी थी? 1,80,000। कितना था? 1,80,000। 1,80,000 उसके दासों की संख्या थी। अब आगे लिखा है, और उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग क्या बनाया था? दीवान ए बदगान। क्या बनाया था? दीवान ए बंदगान बनवाया था उसकी देखभाल के लिए। किन के देखभाल के लिए? जो उसके दरबार में 1,80,000 क्या थे? दास थे, क्योंकि वो दास रखने के शौकीन थे, इसलिए उसने एक अलग से विभाग बनाया था जिसका नाम क्या था? दीवान ए बदगान। अब देखते हैं अगला आगे क्या है। अब आगे लिखा हुआ है कि सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया था। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंदर फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने लोक निर्माण का कार्य, किसका? लोक निर्माण का कार्य उसने शुरू किया था। लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया था। कहा जाता है कि फिरोज़ ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया था। अब देखिए, लोक निर्माण मतलब जनता के लिए किया गया कार्य। और ये भी कहा जाता है यहाँ पे कि फिरोज़ ने 300 नवीन नगरों, मतलब नए नगरों का निर्माण कराया था। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में से फ़तेहाबाद, हिसार, फिरोज़ाबाद नहीं, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोज़ाबाद भी है यहाँ पे। फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार और फ़तेहाबाद, ये नगर जो थे वो प्रमुख थे उन 300 नवीन नगरों में से। फरिश्ता के अनुसार फिरोज़ ने 400 मस्जिद, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय, 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नान गृह, 10 स्तंभ और 150 पुलों का निर्माण कराया था। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने एकदला का नया नाम आज़ादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोज़ाबाद रखा। अब देखिए, उसने सामाजिक कार्य तो बहुत सारे किए, लोक निर्माण का कार्य तो बहुत ही किया। उसमें से यहाँ पे बहुत सारा व्याख्या किया हुआ है कि 40 मस्जिद, 30 विद्यालय, 100 सराय, ऐसे करके बहुत सारे 150 पुल का निर्माण कराया था। अब अपने जब वो बंगाल अभियान में था तो उसी समय उसने एक दला का नाम परिवर्तन करके नया नाम क्या रखा था? आज़ादपुर। और पंडुआ का नया नाम क्या रखा था? तो पंडुआ का नया नाम फिरोज़ाबाद रखा था। उसकी राज्य का मुख्य वास्तुकार, आर्किटेक्चर जो था, अब उसने इतने सारे चीज़ों का निर्माण कराया था तो उसका कोई ना कोई तो वास्तुकार या फिर आर्किटेक्चर हो गई। तो उसका जो आर्किटेक्चर था, वास्तुकार जो था, वो मलिक गाजी था। कौन था? मलिक गाजी शाहना। क्या नाम था उनका पूरा? मलिक गाजी शाहना उनका पूरा नाम था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवान ए वजारत के सम्मुख रखा जाता था। तो जो भी भवन का या फिर कोई भी योजना था, उस पर जो भी अनुमानित खर्चा होगा, एस्टिमेटेड एक्सपेंस जो होगा, वो दीवान ए वजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। अगर कुछ भी बनवाना होता है और उसके अंदर जितने भी खर्चा होने वाले हैं उसको कहाँ पे रखते थे लोग? दीवान ए वजारत के सामने रखते थे। उसके बाद ही उस पर वो धन के बारे में, उस पर खर्च होगा या फिर उस धन को राजकोष से निकाला जाएगा कि नहीं, उस पर स्वीकार किया जाता था। अब आगे लिखा है कि फिरोज़ शाह तुगलक का शासनकाल भारत
में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध था। अब एक बात यहाँ पे और लिखा है कि उन्होंने इतने सारे चीज़ों का निर्माण तो कराया, साथ ही साथ वो किस चीज़ के लिए फेमस था, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे, कि उन्होंने नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछवाया था, नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करवाया था। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था, जिसमें से कि कौन कौन से थे वो हम लोग नीचे देखेंगे यहाँ पे भी। तो पहला था कि प्रथम नहर उसने 150 मील का खुदवाया था, 150 मील लंबी थी, जो यमुना नदी से कहाँ तक था, यमुना नदी से हिसार तक था। दूसरा था 96 मील लंबी, जो सतलज नदी, सतलज से घाघरा तक जाती थी। तीसरी कौन था, सिरमौर की पहाड़ी से निकलकर हांसी तक जाती थी, सिरमौर की पहाड़ी से निकलकर हांसी तक जाती थी। चौथी घाघरा से फिरोज़ाबाद, और पांचवी यमुना नदी से फिरोज़ाबाद तक। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सतलज से घाघरा तक उसका दूसरा था, सिरमौर से हांसी तक तीसरा, घाघरा से फिरोज़ाबाद, उसके बाद यमुना नदी से फिरोज़ाबाद तक उसका पांचवा था। तो इन्होंने बहुत सारे नहर चाल बनवाए थे, निर्माण करवाए थे, जिसकी वजह से ये फेमस थे, प्रसिद्ध थे उस समय। फिर अब अगला, फिरोज़ तुगलक उलेमा वर्ग। अब मैंने बताया था उलेमा वर्ग कल ही पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो स्वतंत्र धर्म के आधार पर एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना करना चाहता था, तो उसमें किसने उसका विरोध किया था, तो उलेमा वर्ग ने विरोध किया था। तो फिरोज़ तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात, फिरोज़ तुगलक वहाँ पे उसका विरोध किया था, लेकिन यहाँ पे फिरोज़ तुगलक ने उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब, क्या लिखा हुआ है, हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक था। तो इसने भूमि कर को माफ़ किया था, लेकिन सिंचाई पे इसने कर लगाया था। जब इसने सिंचाई पे कर लगाया, तो सिंचाई पे कर लगाने के दरमियान कर के रूप में पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ा। ये कर उतना महंगा भी नहीं था, 1/10वां भाग उसे देना था। फिरोज़ तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया, फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। फिरोज़ शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण फिरोज़ शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फल के बाग लगाए। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधार के उपाय भी किए थे। तो अब क्वेश्चन बनाया गया यहाँ पे कि किस शासक ने फलों की गुणवत्ता सुधार के लिए उपाय किए थे, तो फिरोज़ शाह तुगलक ने किया था। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये सब बात ध्यान में रखना है, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अभी इस पे क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों फिरोज़ शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ मेरठ एवं टोपरा, क्या है, 2 स्तंभ मेरठ और टोपरा को कहाँ लाया था, दिल्ली लाया था। दिल्ली के सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग का स्थापना किया था। वो उसका उद्देश्य क्या था अनुवाद विभाग का स्थापना करना, कि जो भी हिंदू और मुसलमान थे, दोनों संप्रदाय के लोगों के बीच क्या हो सके, जो उनके विचार हैं वो आपस में समझा जा सके, इसलिए उन्होंने अनुवाद विभाग का स्थापना किया। मुसलमान लोग हिंदुओं की भावनाओं को समझ सके और हिंदू लोग मुसलमानों की भावनाओं को समझ सके, इसके लिए उसने क्या किया, अनुवाद विभाग का स्थापना किया। और उसने कई संस्कृत ग्रंथों का क्या किया था, उसने फ़ारसी में अनुवाद करवाया था। तो फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में यहाँ तक था। अब देखेंगे कि तुगलक वंश का अंतिम शासक, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद 1394 से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का कौन था, अंतिम शासक था। एक बार ध्यान दीजिए, नसीरुद्दीन मोहम्मद 1394 से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ये बात भी आपको ध्यान में
रखना है। फिर आगे लिखा हुआ है नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में। नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। अब देखिए अंतिम शासक था कौन तुगलक वंश का? अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ये बात भी यहाँ पे गाजी मलिक। तो नसरुद्दीन शाह के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल के सेना नायक में से कौन फेमस सेना नायक था? तैमूर। तैमूर जो था वो भारत पर क्या किया? आक्रमण किया था। कब? 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में उसने आक्रमण किया। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? दोनों को ही नष्ट कर दिया। और 1412 में नसरुद्दीन मोहम्मद 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान बनाया नहीं था सुल्तान, उस दिल्ली का चुना था, परंतु उसे खिरीज खां ने क्या किया था? पराजित कर दिया था। खिरीज खां ने उसे पराजित कर दिया था। किसे? दिल्ली का सुल्तान चुना था किसे? दौलत खां को, और खिरीज खां ने उसे पराजित कर दिया था। फिर तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार कौन था? खिरीज खां था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नया वंश सैयद वंश का नींव डाला। तो अब नसरुद्दीन मोहम्मद का अंत होता है। नसरुद्दीन मोहम्मद का मृत्यु कब होता है? 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद का मृत्यु होता है। नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद ही क्या होता है कि तैमूर ने 1414 ईस्वी में एक नए वंश का स्थापना करता है जिसका नाम क्या है? सैयद वंश। तो जब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे तो हमारा कौन सा रहेगा? सैयद वंश के बारे में रहेगा। अब मैं आपको तुगलक वंश के अंदर क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? कौन सा प्रथम सुल्तान बना? तो अब आपको पता होना चाहिए गयासुद्दीन तुगलक। तो उसका दूसरा नाम क्या था? गाजी मलिक। क्या नाम था? गाजी मलिक। यहाँ पे देखिए क्या है? गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? गाजी मलिक। क्या हो जाएगा? गाजी मलिक। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का संस्थापक था। किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का संस्थापक था। अगला है कि किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तो सबसे ज़्यादा 1320 से लेकर के 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्वानों में माहिर था वो कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। कृषि को समोन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। फिर अगला है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। किसने दिया था? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण करने का आदेश किसने दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे लिखा हुआ है गयासुद्दीन तुगलक। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है जिसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी दे करके आप लिख लीजिए। ये पेन अच्छे से चल भी नहीं रहा है। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। कहाँ ले गया था? दौलताबाद। दीवान कोही किससे संबंधित है? तो दीवान कोही किससे संबंधित है? दीवान कोही मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने एक पृथक दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो किसने बनाया था बताओ? बताइए मेरे दोस्तों, किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। फिर आगे लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? भारत पर सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता ने जो उल रहेला लिखा हुआ था पुस्तक, उसी में उसने अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया था और उसी ने ये बताया था, डाक व्यवस्था का विस्तार विवरण के बारे में बताया था। फिर नेक्स्ट है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आए थे? इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आए थे? फिरोज तुगलक के शासनकाल में आए थे। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को निवासी था, मैंने आपको बताया था। तो मोरक्को निवासी था इब्न बतूता। फिर आगे है, मूर देश के यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? फिर से वही क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्तों? इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आए थे? तो इब्न बतूता भारत में, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये आप लोग कट कर लीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आए थे। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा था, राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई व उन्हें राजा और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया? तो ये किसने कहा था? किसके लिए कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। जब उसका मृत्यु हो गया था तो उसी में कहा गया कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गया था। ये सेंटेंस मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ही था। फिर अगला है, होली के त्यौहार में सर्वाधिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। कश्मीरी घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन किया गया है। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों, नालंदा में दफन किया है। 65वें बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। 2019 में पूछा गया है, कैमरा में ढक गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सुल्तान जो दान दक्षिणा
के बारे में बाकी काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया था। किसने किया था? फ़िरोज़ तुगलक ने स्थापित किया था। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने स्थापित किया था। उसके बाद लिखा हुआ बेरोजगारी के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय का स्थापना किया था? तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने दिलवाया था। जब उसी ने ही अलग से बनवाया था। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक फ़िरोज़ तुगलक। नेक्स्ट है इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी? ये क्वेश्चन पहले भी था। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी? ये स्टेटमेंट मोहम्मद बिन तुगलक के लिए था। ये स्टेटमेंट मोहम्मद बिन तुगलक के लिए था। मैंने पिछले क्वेश्चन में बर्नी का नाम लिया था। सॉरी दोस्तों, वो जो ये स्टेटमेंट जो बोला था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी, वो बदायूनी ने बोला था। फिर मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया था। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने का पद्धति शुरू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे। फ़िरोज़ तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि फ़िरोज़ तुगलक ने अपने गुलाम जो दास बनाए थे उसने 1,80,000 उसके लिए अलग से एक क्या करके रखा था, उसने अलग विभाग बना करके रखा था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फ़िरोज़ शाह तुगलक के किसके थे? फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने करवाया था। फिर अगला क्वेश्चन है दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाया था, कौन था? फ़िरोज़ शाह तुगलक। कौन था? फ़िरोज़ शाह तुगलक था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फ़िरोज़ शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ लेक दिल्ली कौन लाया था? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लाया था। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय शासक कौन था? तो राज्य की खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो फ़िरोज़ शाह तुगलक था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फ़िरोज़ तुगलक ने। किसने किया था? फ़िरोज़ तुगलक ने किया था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। अलग अलग करके लिखा है, तो ये बात पे ध्यान में देना है। फ़िरोज़ तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा, अब मैंने बताया था आपको दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। एक खैराती अस्पताल था दार उल सफ़ा। वहाँ पे एक साथ लिखा हुआ था, यहाँ पे अलग अलग कर दिया दार उल सफ़ा। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फ़िरोज़ तुगलक। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। शायद ये क्वेश्चन दोबारा लग गया है। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसने दोनों संप्रदाय
कि लोगों को एक दूसरे के विचार समझने में बेहतर हो सकेगा। फिरोज़ तुगलक ने ये अनुवाद विभाग का स्थापना किया था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि तुगलक वंश थोड़ा बड़ा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए, सुनिए और याद करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा कंटेंट दिमाग में रहेगा एग्ज़ाम में उतना ही बाहर आएगा। तो मेरे दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए वंश के साथ। वो वंश हमारा रहेगा लोधी वंश, जो कि तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार करके 1414 ईस्वी में लोधी वंश का स्थापना किया था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वागत है आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में। अभी धन्यवाद।